तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट और jQuery के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, 25 जावास्क्रिप्ट के 25 jQuery के। ये आपके .NET डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटरव्यू में बेसिकली जावास्क्रिप्ट से अगर थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे बेसिक ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 25 ये आपके मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हैं थ्योरी टाइप के इन जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। बाकी तो आपको कोड दे देंगे कि फेबोनाची फाइंड करो, फैक्टराइज फाइंड करो, रिवर्स स्ट्रिंग करो, ये सब आपके थोड़े एडवांस थोड़े अलग कोडिंग टाइप क्वेश्चन हो गए। मैं आपको आज थ्योरी टाइप बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊंगा, jQuery के, JS के और C# के, बाकी जो भी हैं उन सबके। ओके, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग क्या होता है? आप होस्टिंग को एक जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कह सकते हैं, जो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो जब हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कराते हैं, ठीक है, जब भी उसे रन कराते हैं तो उसके सारे वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन को वो टॉप पे भेज देता है। मीन्स सबसे पहले वही डिक्लेयर होंगे, वही एग्जीक्यूट होंगे। मीन्स जैसे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, तो वो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा, मीन्स होस्टेड हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, मीन्स सबसे टॉप पे चला जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है आपको, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन। जो उसका एक, जैसे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन का एक लिमिटेड स्कोप है, उसके अंदर जितने भी आपने वेरिएबल और फंक्शनैलिटी डिक्लेयर की हैं उन सबको वो टॉप पे भेज देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, ओनली डिक्लेरेशन आर होस्टेड नॉट इनिशियलाइजेशन। मीन्स आपने जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं वही जाके होस्टेड होंगी, मीन्स इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर जाके होस्टेड नहीं होंगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ये देखिए बेसिकली C# के अंदर भी है और फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, लेकिन दोनों का आंसर थोड़ा सेम है, थोड़ा है, ज़्यादा सेम नहीं है। तो यहाँ पे वेयर को लेके चलेंगे। वेयर हमारा फंक्शन स्कोप है। अगर आप एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे तो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, उसके बाहर यूज़ नहीं होगा। मीन्स वेयर इज फंक्शन स्कोप कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड इज होस्टेड। मीन्स वेयर को आप कितने भी बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जब भी रीडिक्लेयर करेंगे वो रीडिक्लेयर हो जाएगा। और वेयर हमेशा क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन के काम पे तौर आता है, तो वो होस्टेड हो सकता है। ठीक है, जब भी एप्लीकेशन रन होगा, आपका जब जावास्क्रिप्ट कोड रन होगा, तो वो जो वेयर आपने डिफाइन किया है वो होस्टेड हो जाएगा। ओके, नाउ लेट इज अ ब्लॉक स्कोप, मीन्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड in the same scope and is hoisted but uninitialized temporal dead zone। देखो let आप कह सकते हैं एक ब्लॉक स्कोप, मीन्स किसी जैसे आपने कहते हैं किसी ब्लॉक के अंदर लिखा एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपने किसी एक क्या कहते हैं इनर फंक्शन के अंदर आपने लेट डिफाइन कर दिया, एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया, तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही सीमित रहेगा, बाहर यूज नहीं होगा। ओके, वेयर में क्या था, आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर वेयर लिख दिया, अब वो फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी, तो लेकिन उस फंक्शन के अंदर। लेकिन लेट अगर उस फंक्शन के अंदर किसी एक जगह लिख दिया आपने जो एक ब्लॉक के तरह काम कर रहा है, तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही ये यूज होगा। ये कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप एंड लेट भी हमारा होस्टेड हो जाता है, ठीक है, बट अनइनिशियलाइज्ड डाटा नहीं होता। अब कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप है, एक ही बार डिफाइन होता है, बार बार डिफाइन नहीं होता। मीन्स इट कैन नॉट बी रीअसाइन, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ना ये बार बार रीडिक्लेयर होता है, ना ये बार बार रीअसाइन होता है। और जो वेयर और लेट है ये हमारे रीअसाइन हो सकते हैं। और ठीक है, कॉन्स्ट हमारा कैन नॉट बी रीअसाइंड और नॉन और रीडिक्लेयर मस्ट बी इनिशियलाइज अपॉन डिक्लेरेशन। मीन्स कॉन्स्ट की वैल्यू कभी चेंज तो होगी नहीं, तो कॉन्स्ट के अंदर कौन से डाटा रखते हैं, पाई की वैल्यू रख दी हमने, कुछ नॉन नंबरिक जो चेंजेस नहीं होते हैं वो वैल्यू रख दी है, वो सब रखते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। नाउ व्हाट इज क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? देखिए, क्लोजर हमारा एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो क्या कहता है,
A function that remember and has access to variable in its lexical scope even after the outer function has finished executing. Like मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, लाइक आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर एक और इनर फंक्शन क्रिएट कर दिया, और आपने एक वेरिएबल डिफाइन कहाँ किया, आउटर वाले फंक्शन के अंदर, और आपने उस वेरिएबल को इनर वाले फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे क्लोजर फंक्शन क्रिएट हो रहा है। मीन्स आउटर फंक्शन के वेरिएबल को आप इनर फंक्शन में यूज कर रहे हैं आफ्टर आउटर फंक्शन फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, तो वहाँ पे आप क्लोजर कहते हैं, उसे आप क्लोजर कहते हैं बेसिकली। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू? तो देखिए, डबल इक्वल टू हमारा लूज इक्वलिटी होता है और ट्रिपल इक्वल टू हमारा स्ट्रिक्टली इक्वलिटी होता है। ये जो डबल इक्वल टू वो कंपेयर वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक टाइप कोएडिशन, ठीक है। जैसे आपने वन इक्वल टू स्ट्रिंग वाला वन ले लिया, तो वो उसको भी ट्रू बताएगा, उसकी डाटा टाइप को चेक नहीं करेगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ डाटा टाइप भी चेक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स डबल इक्वल टू हमारी डाटा टाइप चेक नहीं करता, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू हमारी डाटा टाइप चेक करता है। नाउ व्हाट इज द इवेंट लूप? इवेंट लूप क्या होता है? द इवेंट लूप इज अ मैकेनिज्म दैट हैंडल्स asynchronous callback in JavaScript. It constantly check the call stack and callback task queue. If the call stack is empty, it pushes the first task for the queue onto the stack for execution. लाइक मैं आपको नॉर्मली बताऊं इवेंट लूप होता क्या है। ये एक मैकेनिज्म है जो असिंक्रोनस कॉलबैक को हैंडल करता है इन जावास्क्रिप्ट में। मीन्स असिंक्रोनस कॉलबैक क्या होता है? विदाउट स्टॉपिंग द थ्रेड। मीन्स जैसे आपने एक टास्क रन कराया, तो वो टास्क रन होगा, लेकिन वो अपने पीछे वाले टास्क को रोकेगा नहीं, तो अगर वो टाइम दे रहा है तो अगले टास्क को वो रन कराएगा। ओके, ये होता है हमारा असिंक्रोनस कॉलबैक। ओके, ये करता क्या है? इट constantly check the call stack and call back. If the call stack is empty, it puts the first task from the queue onto the stack for execution. लाइक मैंने जैसे कहा, अगर आपका कोई जैसे आपके अंदर एक टास्क है, आपका कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर एक टास्क लिखा है आपने, अगर उसके पीछे कोई और टास्क नहीं है, तो उसी टास्क को वो पहले पुश कर देगा क्यू के अंदर और बोलेगा तो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो टाइम ले रहा है, अगर उसके पीछे कोई टास्क और बहुत सारे टास्क हैं, तो वो उनको एग्जीक्यूट कराएगा, ना कि उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ये हमारा एक इवेंट लूपिंग होता है। अब व्हाट इज डोम? डोम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। इट रिप्रेजेंट, देखो डोम क्या होता है? डोम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। ओके, इट रिप्रेजेंट the page so that program can change the document structure, style and content. देखो डोम का बेसिकली हमारा क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। ये क्या कहता है? आपके जो HTML UI है, उसको एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, उसकी स्टाइलिंग को, कंटेंट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है ये डोम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज नोड्स एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एज एक पूरे HTML स्ट्रक्चर को, UI को एज ए ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है और उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने पास, ये डोम होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? देखो ये क्वेश्चन हमारा C# में भी था, इसमें भी है, लेकिन C# में हमारा एम्प्टी और नल था, यहाँ पे नल और अनडिफाइंड है। देखो अनडिफाइंड का मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर तो है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, वो हमारा अनडिफाइंड है। और नल हमारा ना ही असाइन है, ना ही वैल्यू डिक्लेयर है। ओके, एब्सेंस हमारा इंटेंशनली एब्सेंस कर रखा है उसे। हाउ डज दिस कीवर्ड वर्क इन जावास्क्रिप्ट? देखो C# में दिस कीवर्ड करंट इंस्टेंस को शो करता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड क्या करता है? यहाँ पे दिस रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूटिंग द करंट फंक्शन। देखो यहाँ पे वही काम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करता है? ये उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो करंट फंक्शन को रन करा रहा होता है। वहाँ पे क्या था? करंट इंस्टेंस को शो कराता है दिस। यहाँ पे ये करंट फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ओके, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड, नॉट वेयर इट इज डिफाइंड। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन? देखो बोथ फंक्शन नॉर्मली इजी है। एरो फंक्शन आर शॉर्टर इन सिंटैक्स, do not have their own this argument super or new target, लेकिन they inherit this lexically from the parent scope. They also cannot be used as constructor.
नॉर्मली बताऊँ आपको, एरो फंक्शन के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होते ही होता है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, वो कर्ली ब्रैकेट को शॉर्ट कर देता है, सिंटैक्स को शॉर्ट कर देता है वो, जैसे यहाँ पे लिखा है शॉर्टर इन सिंटैक्स को शॉर्ट कर देता है। इसके अंदर कोई डिस्क कीवर्ड नहीं होता, इसके अंदर ना आर्गुमेंट पास करना होता है, ना ही न्यू डॉट टारगेट। ओके, व्हाट इज प्रोमिसेस? Promises is an object representing eventual completion. Means कोई asynchronous ऑपरेशन चल रहा है, उसके इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर को शो कराता है ये प्रोमिसेस। वो फुलफिल हुआ है, पेंडिंग है, या फिर रिजेक्ट हो गया है, ये 3 स्टेट को ये शो कराता है प्रोमिसेस। कोई भी असिंक्रोनस ऑपरेशन के कंप्लीशन को प्रोमिसेस शो कराता है इन 3 स्टेट, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस? देखो मैं आपको सिंपली बताऊंगा। सिंक्रोनस का मतलब होता है जैसे आपके पास एक थ्रेड पूल है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड हैं, ठीक है। अब उन सारे थ्रेड एग्जीक्यूट होने हैं, तो पहला थ्रेड आया एग्जीक्यूट होने के लिए, अब हमें पता है कि वो 10 मिनट लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो वो 10 मिनट तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जो उसके पीछे वाले थ्रेड है वो उनको मौका नहीं देगा, जब तक वो 10 मिनट नहीं लेगा बाकी को मौका नहीं देगा। यही काम असिंक्रोनस में क्या हुआ, असिंक्रोनस में पहला गया 10 मिनट ले रहा है, लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथा है वो 1-1 मिनट ले रहे हैं, तो वो पहले वाले को तो रन हो रहा है, बाकी जो उसके पीछे हैं उनको भी साथ साथ रन करा देगा, बाकी एग्जीक्यूट कर देगा। ये होता है असिंक्रोनस। ओके, जैसे यहाँ पढ़ लो, asynchronous code execute line by line, blocking the next line until the current one finishes, और asynchronous code execute the background, allowing the next line code of run without waiting, usually handing the result layer via callback of promises, जैसे मैंने आपको बताया था। What is prototypal inheritance? देखो, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है बेसिकली। वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज एंड मेथड को फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज मेथड डिफाइन है किसी फंक्शन के, अभी क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर लेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में एज ए हिडन इंटरनल हिडन प्रॉपर्टीज को, प्रोटोटाइप टू पॉइंट द अदर ऑब्जेक्ट। ओके, और व्हाट इज इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग? देखो ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग होते क्या है, तो मैं सिर्फ बेसिकली बताता हूँ आपको। बबलिंग का मतलब होता है कि आपने जो कोई ट्रिगर लगाया, कोई आपने किसी फंक्शन के अंदर एक बड़े फंक्शन के इनर फंक्शन के अंदर आपने कोई इवेंट लगाया। अब जैसे वो इवेंट अकर हुआ, कॉल हुआ, तो वो बबल होके आउटर फंक्शन के पास पहुंच गया। मीन्स इनर फंक्शन पे टारगेट था, इवेंट ट्रिगर हुआ और ऑपरेशन बबल होते आउटर के पास पहुंच गया। ये हमारा इवेंट बबलिंग हो गया। जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं, बबलिंग मीन्स इवेंट ट्रिगर ऑन द इनर मोस्ट टारगेट एलिमेंट एंड बबल अप टू द आउटर मोस्ट एलिमेंट। मीन्स जो इनर मोस्ट एलिमेंट पे इवेंट अकर हुआ और वो बबल होके आउटर मोस्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। ये होता है हमारा इवेंट बबलिंग। इवेंट कैप्चरिंग जस्ट उल्टा हो गया। कैप्चरिंग मीन्स इवेंट ट्रिगर ऑन द आउटर मोस्ट एंड प्रोपेगेट इनवर्ट टू द टारगेट। ओके, जस्ट उल्टा। नाउ व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन? इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, आपने एक ही ट्रिगर लगाया कहाँ पे, एक ही इवेंट को हैंडल कहाँ पर, उसके पेरेंट क्लास पे, और वो ऑटोमेटिकली सारी चाइल्ड क्लास पे अप्लाई हो गया। वो हमारा इवेंट डेलीगेशन होता है। A technique where you attach a single event listener to the parent element to handle event on its current and future child elements. Okay, utilizing event bubbling, जिसमें मैंने बताया आपको। What is difference between call, apply, bind? देखो ये 3 फंक्शन हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। ये तीनों बेसिकली क्या करते हैं, दिस कंटेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली सेट करते हैं फंक्शन के अंदर। लाइक कॉल क्या करता है, एग्जीक्यूट द फंक्शन इमीडिएटली टेकिंग आर्गुमेंट कॉमा सेपरेटेड। लाइक आपने ये फंक्शन क्या करता है, कॉल फंक्शन बेसिकली फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो आपने पैरामीटर पास किए हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके। ये हमारा नॉर्मल कॉल होता है। और जो अप्लाई होता है, अप्लाई क्या करता है, जो जितने भी हमने पैरामीटर पास किए हैं उनको एज ए एरे ट्रीट करता है, एज ए एरे ट्रीट करके फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और जो बाइंड है, बाइंड बेसिकली क्या करता है, जितने पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं हर पैरामीटर के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर देता है और वो फंक्शन को एक करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, दोबारा बताता हूँ आपको मैं।
जो कॉल होता है वो फंक्शन के अंदर जितने पैरामीटर रहते हैं उनको कॉमन सेपरेट करके कॉल कराता है। बाकी जो अप्लाई है, अप्लाई जितने भी पैरामीटर पास किए अपने फंक्शन में उनको एज ए एरे ट्रीट करता है। और जो बाइंड है, जितने पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं हर एक पैरामीटर को, उसको हर एक पैरामीटर के लिए वो एक नया फंक्शन क्रिएट करता है और सबको एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। ओके, व्हाट इज लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। देखो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए अगर आप .NET सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो। लोकल स्टोरेज क्या होता है, स्टोर डाटा विथ नो एक्सपायरेशन डेट। मीन्स आपका डाटा स्टोर हो रहा है ब्राउज़र में, ठीक है, लेकिन लोकल स्टोरेज में हो रहा है और उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। मीन्स एक्सपायरेशन डेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो उसकी स्टोरेज लिमिट है वो मैक्सिमम जाती है 5 MB तक, ठीक है। सेशन स्टोरेज क्या होता है, आपने कोई एक लॉगिन किया तो एक करंट सेशन क्रिएट हो जाता है 20 मिनट तक का, 50 मिनट तक का, 1 घंटे का। तो उस तौर पे आपका जो आपने कोई भी पेज एक्सेस किया उसका डाटा वहाँ पे लोड हुआ, वो डाटा वहाँ पे लोड हुआ रहेगा जब तक वो सेशन एक्टिव रहेगा। वो होता है हमारा सेशन स्टोरेज। उस सेशन के अंदर आप पेज कितनी बार पेज चेंजेस कर लें वो डाटा वहीं रहेगा, आपको दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार सेशन खत्म हो गया और दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो डाटा दोबारा लोड करेगा। ये हमारा सेशन स्टोरेज होता है। और कुकीज़ बेसिकली यूज होता है स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा लाइक 4 KB 10 KB ये सब। इसकी एक्सपायरेशन डेट सेट हो जाती है। इसके अंदर लाइक हमारे जो हैश कोड होते हैं वो ज़्यादातर टोकन्स हमारे स्टोर होते हैं। ये बेसिकली सेंड हो जाता है सर्वर विथ एवरी HTTP रिक्वेस्ट। मीन्स कुकी के अंदर जब हम JWT इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये टोकन जनरेट करता है, टोकन जाके यहाँ स्टोर होता है और ये सर्वर को जाकर सेंड कर देता है, ठीक है। कुकीज़ हमारा स्मॉल टाइम के लिए होता है, इसकी एक्सपायरेशन डेट फिक्स रहती है। व्हाट डज यूज स्ट्रिक्ट डू। देखो यूज स्ट्रिक्ट हमारा एक बेसिकली एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्ट मोड को एनफोर्स करता है। एक रिस्ट्रिक्टेड वेरिएंट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट थ्रोज साइलेंट एरर। मीन्स आपको पता नहीं कि एरर कहाँ पे कैसे हुआ है, अनसेफ एरर है, क्या है क्या है। तो ये हम एक यूज स्ट्रिक्ट की कीवर्ड होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी हम अनहैंडल एरर हैं लाइक असाइनिंग वैल्यू अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स में लाइक दिस, तो उन सबको ये एरर फाइंड करके साइलेंट एरर प्रोवाइड करता है, थ्रो कर देता है। व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट आइदर टेक्स वन और मोर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और रिटर्न अ फंक्शन एज ए रिजल्ट। देखो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस को एज ए आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न्स अ फंक्शन एज ए रिजल्ट। एक फंक्शन रिटर्न कराता है तो उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। मीन्स एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेगा और एज ए रिटर्न टाइप में फंक्शन ही देगा, वो हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट मैप एंड डॉट फॉर ईच। देखो डॉट फॉर ईच हमारा इटरेट ओवर एन अरे एग्जीक्यूट अ कॉलबैक फॉर ईच एलिमेंट। फॉर ईच हमारा बेसिकली एरे के अंदर जितने भी डाटा है, जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं उन सबके लिए एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। और जो मैप है हमारा वो रिटर्न जो मैप है वो बेसिकली क्या करता है हमारा। नाउ मूव टू 20%। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी क्या होती है। देखो शैलो कॉपी हमारा कॉपीज करता है टॉप लेवल प्रॉपर्टीज को। इफ अ प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट इट कॉपीज इट देयर रेफरेंस। मीन्स शैलो कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी बेसिकली हमारा डाटा के साथ जो कॉपी करता है, डाटा के साथ उसके रेफरेंस को भी कॉपी करता है, ठीक है। लेकिन डीप कॉपी में सिर्फ डीप कॉपी में वो डायरेक्टली एक क्लोन क्रिएट कर देता है उसका। जैसे कोई फंक्शन है उसका क्लोन क्रिएट कर दिया, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी रेफरेंस नहीं है। डीप कॉपी एक क्लोन क्रिएट करता है अल्टीमेटली एंड शैलो कॉपी रेफरेंस पास करता है उस कॉपी के अंदर। ओके, व्हाट इज नैन। नैन नॉट अ नंबर, नैन स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू दैट इज नॉट अ लीगल नंबर। ओके, इसको टाइप ऑफ नैन क्या होता है, हमारा नंबर होता है। लेकिन जैसे हम नैन होता है क्या, नैन कब आता है हमारा एरर में, जब हम कोई स्ट्रिंग को किसी नंबर के द्वारा डिवाइड कर रहे होते हैं तब एरर आ सकता है, ऐसा ठीक ही होता है हमारा नैन।
व्हाट इज टाइप कोएर्जन? देखो टाइप कोएर्जन क्या होता है? ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, वो है टाइप कोएर्जन। एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में वैल्यू को चेंज हो जाना ऑटोमेटिकली, वो हमारा टाइप कन्वर्जन होता है, कोएर्जन होता है। What is polyfill? देखो, a piece of code used to provide modern functionality and on older browser that do not natively support it. और देखो जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो व्हाट इज करिंग? करिंग बेसिकली मेरे 3-4 इंटरव्यू में मैंने इसे पूछा गया व्हाट इज करिंग। मैंने वहाँ बेसिकली लिया है जो कोई फंक्शन के अंदर आपने पैरामीटर प्रोवाइड किया है तो वो क्या करेगा, हर एक पैरामीटर के लिए एक एक फंक्शन क्रिएट कर देगा अलग अलग, ठीक है। दैट वी एज यहाँ लिखा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक where a function with multiple argument is transformed into a sequence of nested functions each taking a single argument. What is DOM content loaded event? An event that fires when an initial HTML document has been completely loaded and parsed without waiting for style sheets, images and subframes to finish loading. ओके, नाउ मूव टू jQuery थ्योरी। jQuery का क्वेश्चन भी उतनी मतलब नॉर्मल है, लेकिन बेसिकली jQuery का इंटरव्यू में पूछ जाता है कि ये JS से डिफरेंस कैसे है। ओके, नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज jQuery एंड व्हाई वाज इट सो पॉपुलर? jQuery क्या है और ये पॉपुलर क्यों है इतना? तो jQuery इज अ फास्ट स्मॉल फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो वाइडली पॉपुलर हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, हमें jQuery में उसने उसको शॉर्ट कर दिया है, वन लाइनर का कर दिया है। जहाँ पे इवेंट हैंडलिंग के लिए हमें बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते थे जावास्क्रिप्ट में, वहाँ पे इवेंट हैंडलिंग एक वर्ड से यहाँ पे फिनिश हो जा रही है। ये है पावर ऑफ jQuery। ओके, यहाँ पे लिखा है इट सिंप्लीफाई HTML डॉक्यूमेंट ट्रावर्सल, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशंस। यहाँ पे हम एजेक्स का भारी भरकम यूज करते हैं jQuery के अंदर, वाइल हैंडलिंग सर्वर क्रॉस ब्राउजर इनकंसिस्टेंस फॉर डेवलपर। लाइक jQuery का एक और फायदा है कि आपके जो ब्राउजर पे UI है वो बिना एंटायर ब्राउजर को बिना लोड किए, जो आप मेनली जिस चीज़ के लिए आप jQuery यूज करेंगे सिर्फ उसी चीज़ को वो लोड करेगा, बाकी को लोड नहीं करेगा। What does jQuery साइन रिप्रेजेंट इन jQuery? देखो ये जो डॉलर साइन है ये सिंपली एक एलियाज है, एक सॉर्टर नेम है किसका, jQuery का, जो हमें जिसके द्वारा हम सारे दो आईडी क्लासेस इन सबको लिखते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी आईडी को गेट करना है, किसी एलिमेंट के आईडी को, तो वहाँ पे हम ऐसे लिखे डॉलर के अंदर लिख के आईडी लिखें या फिर डायरेक्ट jQuery लिख के आईडी लिखे, दोनों का मतलब सेम नहीं है। तो बेसिकली हम इसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन window.onload एंड document.ready? देखो window.onload वेट करता है एंटायर पेज के लोड होने के लिए, ये बेसिकली JS में अलाउ कर, ये JS और jQuery दोनों में होता है, लेकिन इसका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कहता है कि पूरे पेज एंटायर पेज को लोड होना पड़ेगा तभी जाके आपका जो आउटपुट चलेगा वो चलेगा। ओके, लेकिन उसके जगह हम लोग इस $document.ready का यूज़ करते हैं और इसको jQuery कहेंगे, jQuery document.ready। ये क्या करता है, डोम हायरार्की को ट्रिगर कर देता है जब वो फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो जाती है, इंक्लूडिंग ऑल हैवी इमेजेस, आई फ्रेम्स, स्टाइल शीट को लोड कर देता है ये बेसिकली, ठीक है। व्हाट इज मेथड चेनिंग इन jQuery? मेथड चेनिंग मीन्स मैं एक मेथड कॉल हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा मेथड कॉल हो गया, उसके तुरंत बाद तीसरा मेथड कॉल हो गया। लाइन बाय मेथड्स को कॉल कराना एक ही आईडी के लिए, एक ही क्लास के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए, वो हमारा मेथड चेंजिंग हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे jQuery आईडी बॉक्स लिया हमने, जो बॉक्स आईडी है उसका पहले CSS से कलर चेंज किया रेड, उसके बाद स्लाइड अप कर दिया ऊपर की तरफ, फिर स्लाइड डाउन कर दिया, फिर यहाँ पे टॉगल लगा दो, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एक साथ मैंने 1 2 3 यहाँ फंक्शन चले हैं, यहाँ पे मेथड की चेंजिंग हो गई, 3 मेथड चले, 3 मेथड चेंजिंग हो गई है, ठीक है। इट वर्क्स बिकॉज मोस्ट jQuery मेथड रिटर्न अ jQuery ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। नाउ jQuery के अंदर .html, .text, .value, ये 3 चीज़ें बहुत मेन होती हैं। .html बेसिकली गेट सेट द एलिमेंट कंटेंट, जो एलिमेंट HTML के एलिमेंट हैं उनकी आईडी, क्लास, नॉर्मल एलिमेंट, टैग्स,
इन सबको हम गेट और सेट कर सकते हैं HTML की हेल्प से। डॉट टेक्स्ट की हेल्प से उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे उनको हम गेट और सेट कर सकते हैं, और वैल्यू जो उनके अंदर वैल्यू असाइन है, वैल्यू पुट की गई है, इनपुट फील्ड है, उनकी वैल्यू गेट और सेट कर सकते हैं डॉट वैल्यू से। ठीक है, यहाँ HTML, इसमें हम टैग HTML ID इन सबको इंक्लूड करेंगे, डाटा भी इंक्लूड करेंगे, और टेक्स्ट में सिर्फ डाटा इंक्लूड करेंगे, और वैल्यू में सिर्फ वैल्यू इंक्लूड करेंगे इनपुट फील्ड में। Difference between dot empty and dot remove. ओके, तो ठीक है। डॉट एम्प्टी बेसिकली क्या करता है, रिमूव ऑल द चाइल्ड नोड्स एंड कंटेंट इनसाइड सेलेक्टेड एलिमेंट बट लीव्स द एलिमेंट इटसेल्फ। मींस जो क्या करता है, एम्प्टी बेसिकली हमारे जो चाइल्ड नोड्स को रिमूव कर देता है, उसके कंटेंट को, लेकिन उसके जो एलिमेंट हैं उनको वैसे का वैसे ही रहने देता है, उसके सिर्फ कंटेंट को डिलीट मारता है। और जो रिमूव है वो पूरे को डिलीट मारता है, पूरे कंटेंट के साथ, एलिमेंट, कंटेंट, चाइल्ड, इन सबको एक साथ डिलीट मार देता है हमारा रिमूव। एम्प्टी सिर्फ एम्प्टी करता है, रिमूव कर देता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड और CSS विजिबिलिटी हिडन। देखो, हाइड हमारा बेसिकली सेट करता है डिस्प्ले नन, मीन्स वो डिस्प्ले को है ही नहीं वहाँ पे। हाइड हमारा बेसिकली काम करता है डिस्प्ले को रिमूव कर देता है, मीनिंग एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो, टेक अप नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं ले रहा है, मतलब डिस्प्ले डिलीट हो चुका है, वो हमारा हाइड करता है। और CSS विजिबिलिटी हिडन क्या काम करता है, वो विजिबिलिटी को हिडन कर देता है, मीन्स वो स्पेस तो ले रहा है लेकिन वो हिडन है। यहाँ पे स्पेस ले रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं ले रहा है, हाइड में स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक है। हाउ डज इवेंट डेलीगेशन वर्क्स इन JQuery। देखो, इवेंट डेलीगेशन मैंने आपको बताया था, पेरेंट क्लास पे इवेंट लिसनर लगा देना, और जब वो कॉल होगा तो बाकी जो उसके चाइल्ड्स हैं उन सब पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यू अटैच एन इवेंट लिसनर टू द स्टैटिक पेरेंट एलिमेंट यूजिंग ऑन एंड पास सेलेक्टर फॉर द चाइल्ड एज ए सेकेंड पैरामीटर। लाइक जैसे यहाँ पे पेरेंट था, ID पेरेंट है, किसी डिव के ऊपर ID पे पेरेंट पास हुई है, उसके अंदर ऑन, उसके ऊपर जैसे ऑन क्लिक होगा जो हमारा चाइल्ड है वहाँ पे उनके लिए FN एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने, बाहर किया हो कहीं फंक्शन, वो फंक्शन सारे चाइल्ड के लिए चल जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रॉप एंड डॉट एट्रीब्यूट। देखो, डॉट एट्रीब्यूट हमारा गेट सेट करता है वैल्यू को, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट डिफाइन है HTML के द्वारा उनको वैल्यू गेट सेट करने के लिए, और जो प्रॉप है वो जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज डोम एम्प्रेशन चेक्ड अनचेक्ड, लाइक एग्जांपल चेकबॉक्स के लिए, इनपुट फील्ड्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को गेट और सेट करने के लिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विड्थ, इनर विड्थ एंड आउटर विड्थ। विड्थ बेसिकली रिटर्न विड्थ ऑफ एलिमेंट एक्सक्लूडिंग पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये तीनों चीज़ इंक्लूड करता है हमारा कौन, विड्थ। इनर विड्थ हमारा सिर्फ पैडिंग इंक्लूड करता है विड्थ के साथ, और आउटर विड्थ के साथ पैडिंग और बॉर्डर तीनों इंक्लूड करता है। ठीक है, विड्थ हमारा सिर्फ विड्थ गेट करेगा विड्थ के साथ, इनर विड्थ पैडिंग के साथ, आउटर विड्थ पैडिंग बॉर्डर के साथ। और डिफरेंस बिटवीन गेट एंड एजेक्स। देखो, हमारा जो एजेक्स है वो हमारा ओल्डर वर्जन है, और जो हमारा गेट है वो न्यू वर्जन है। देखो, बेसिकली हम एजेक्स के अंदर गेट लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, पुट लिख सकते हैं, डिलीट लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, लेकिन गेट के अंदर हम पोस्ट नहीं लिख सकते, पुट नहीं लिख सकते, पोस्ट नहीं लिख सकते, डिलीट नहीं लिख सकते। ओके, ये हमारा गेट डिफरेंस है एक। और गेट हमारा शॉर्ट है, एजेक्स हमारा थोड़ा हाईली कॉन्फ़िगर मेथड है, जिसमें हम लोग हर चीज़, हेडर, टाइम आउट, स्पेसिफिक हेडर हैंडलिंग, मैसेज रिटर्निंग, हर चीज़ लिखते हैं। हाउ डज डॉट ईच डॉलर कहते हैं jQuery डॉट ईच डिफर फ्रॉम डॉट ईच। देखो, डॉट ईच इज कॉल्ड एन ऑन अ jQuery ऑब्जेक्ट टू इटरेट ओवर DOM एलिमेंट। ओके, एग्जाम्पल jQuery li डॉट ईच, तो ये क्या करेगा, हमारे जो जितने भी लिस्ट हैं उन हर ईच लिस्ट पे इटरेट ओवर करेगा jQuery डॉट ईच की मदद से। और जो हमारा jQuery डॉट ईच है वो यूटिलिटी फंक्शन है, वो इटरेट करता है प्लेन जावास्क्रिप्ट एरेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर। नॉर्मली इन jQuery अगर हम सिर्फ डॉट ईच लगाते हैं, डॉट ईच हमारा किसी भी डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल के एलिमेंट के ऊपर, हर एक लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा, लेकिन हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो क्या कहते हैं jQuery डॉट ईच है, वो किसी एरे और ऑब्जेक्ट के ऊपर, एरे और ऑब्जेक्ट के प्लेन टेक्स्ट के ऊपर इटरेट करेगा।
ये आपको ध्यान रखना है। What is jQuery plugin? देखो jQuery plugin क्या होती है? A script written to extend jQuery prototype. A script written to extend jQuery prototype. ठीक है, allowing you to add a custom method to jQuery object. Okay. What is jQuery UI? देखो jQuery UI क्या होता है? A curated set of user interface interaction, effect wizard like date pickers, accordings and theme built on the top of the core jQuery library. ओके, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डॉट क्लोन ट्रू और डॉट क्लोन फॉल्स? देखो डॉट क्लोन फॉल्स का मतलब होता है कि आपने डिफ़ॉल्ट जो कॉपी क्रिएट की है वो सिर्फ एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, और जो ट्रू का मतलब होता है आपने परफॉर्म डीप कॉपी परफॉर्म किया है, मीन्स आपने डायरेक्टली एक क्लोन क्रिएट कर दिया है आपने उसका। नॉर्मली इसको jQuery में इवेंट हैंडल के लिए यूज होता है, अटैच टू ओरिजिनल एलिमेंट। हाउ डू यू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट इफ अनदर लाइब्रेरी ऑल्सो यूजेस द jQuery साइन? बाय कॉलिंग jQuery.noConflict। देखो अगर कोई दूसरी लाइब्रेरी हमारी jQuery साइन यूज़ करती है, डॉलर साइन यूज़ करती है, तो वहाँ पे हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट कॉल करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। दिस रिलीज jQuery controls of the jQuery variable, forcing you to use full jQuery keyword, instead preventing clashes with libraries like prototype.js. What is the difference between append and append to? देखो append क्या करता है बेसिकली, ये दे डू द सेम थिंग बट हैव रिवर्स सिंटैक्स। देखो jQuery पेरेंट डॉट अपेंड, पेरेंट के अंदर चाइल्ड एड अपेंड हो रहा है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड अपेंड हो रहा है, और यहाँ पे अगर चाइल्ड अपेंड टू पेरेंट, चाइल्ड हमारा अपेंड हो रहा है पेरेंट पे चाइल्ड अपेंड हो रहा है, और चाइल्ड पेरेंट पे अपेंड हो रहा है, ये मतलब होता है। अगर सिर्फ अपेंड लिखेंगे तो राइट साइड पे चाइल्ड लिखेंगे, या अपेंड टू लिखेंगे तो राइट साइड पे पेरेंट लिखेंगे। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बाइंड डॉट बाइंड डॉट लिव डॉट डेलीगेट डॉट होम? देखो jQuery बेसिकली धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, हम पता ही आपको, नए नए वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं डॉट नेट पे, तो उसमें jQuery भी अलग अलग वर्जन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट मेथड को फॉर इवेंट हैंडलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं। डॉट लिव डॉट डेलीगेट वुड यूज्ड फॉर इवेंट डेलीगेशन, इवेंट डेलीगेशन के लिए डॉट लिव और डॉट डेलीगेट का यूज़ होता है। और डॉट ऑन बेसिकली हमारा इटरेशन के लिए यूज होता है, जो सब पे चले, means was introduced to unify and replace all of them with a single highly optimized method. What is the jQuery.deferred object? देखो it is a chainable utility object in jQuery. It is a chainable utility